शुरुआती जांच में ये जानकारी आई है कि पेरिस में 13 नवंबर की रात कत्लेआम मचाने वाले 8 आतंकवादी 3 समूहों में काम कर रहे थे। बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में हमला करने वाले एक आतंकी की पहचान का दावा किया गया है और कहा जा रहा है कि उसे पेरिस की पुलिस पहचानती थी। वो एक फ्रेंच नागरिक ही था जिसका इस्लामिक आतंकियों से संबंध बताया जा रहा है। पेरिस हमले में करीब 150 लोगों की मौत से फ्रांस में मातम है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के अपने इरादे से फ्रांस पीछे नहीं हटा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री वाल्स ने कहा है कि उनका देश ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में आगे भी शामिल रहेगा। हमले के बाद ISIS ने कहा था कि उसने सीरिया में फ्रांस के हमले का बदला लिया है। पेरिस में हमले के कुछ घंटों के बाद एयर फ्रांस के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ट्विटर के जरिए मिली धमकी के बाद हवाई जहाज को नीदरलैंड में खाली कराया गया। हालांकि बाद में छानबीन के बाद धमकी की खबर अफवाह निकली। पेरिस पर हमले के बाद दुनिया के कई देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान ही फ्रांस के एक नागरिक को हथियार के साथ लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि पकड़े गए फ्रेंच शख्स का पेरिस से कोई संबंध है या नहीं। पेरिस हमले के बाद आतंकी संगठन ISIS ने हिंसा फैलाने का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने फिर से फ्रांस के खिलाफ जिहाद की बात कही है। खुद को अबू सलमान कहने वाले आतंकी ने वीडियो में कहा है कि जो लोग सीरिया आकर धर्मयुद्ध नहीं लड़ सकते, उन्हें फ्रांस में ही जंग लड़ना चाहिए। पेरिस हमले में शामिल ISIS के सभी 8 आतंकियों की मौत हो गई है। आतंकवादियों के पास से मिस्र और सीरिया का पासपोर्ट मिला है। इनमें से एक महिला आतंकी के होने का भी खुलासा हुआ है। सीरियल हमले के बाद अब तक 4 विदेशी नागरिकों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 बेल्जियम के निवासी थे, एक ब्रिटेन और एक पुर्तगाल का नागरिक था। पेरिस हमले के बाद फ्रांस में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने भी G20 शिखर सम्मेलन में तुर्की जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिसके बाद विदेश मंत्री और वित्त मंत्री राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोगों ने बाटाक्ला कंसर्ट हॉल के बाहर मृत लोगों को श्रद्धांजलि पेश की। टर्की में आज से 20 देशों का G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतालिया पहुंच चुके हैं। G20 समूह का यह सम्मेलन 16 नवंबर तक चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसमें हिस्सा लेने के लिए टर्की के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठक में चीन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। टर्की पहुंचने से पहले लंदन में अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें अम्बेडकर से जुड़ी अहम चीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा लंदन में टेम्स नदी के किनारे 12वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का भी मोदी ने अनावरण किया। ब्रिटेन यात्रा के अंतिम दिन मोदी ने सोलिहॉल में टाटा कंपनी की जगुआर लैंड रोवर प्लांट का भी दौरा किया और कंपनी के कारों का मुआयना किया। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 20 तारीख को दोपहर 2 बजे पटना के गांधी मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के नेताओं को न्योता दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। JDU, RJD और कांग्रेस तीनों दलों की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। लालू यादव ने भी कहा कि निडर होकर शासन करें मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा में RJD विधायक दल के नेता पर अभी भी कंक्रीट फैसला नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने की विधायकों ने मांग की थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष लालू यादव की ओर से अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मोबाइल फोन एक खतरनाक चीज है। मुलायम ने लखनऊ में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। मुलायम ने यहाँ तक कह डाला कि मोबाइल फोन से हुई बातचीत टेप होने से एक बार तो वो खुद मुश्किल में फंस गए थे। बिहार में जीत के बाद विपक्ष अब संसद के शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक भूमि बिल और GST बिल को पास कराने को लेकर विपक्ष और केंद्र में टकराव के आसार हैं। आज झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 15 साल पहले 2000 में 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन सरकारी कार्यक्रमों में झारखंड आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के अलावा बेरोजगारों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल की हालत नाजुक बनी हुई है।
89 साल के सिंघल का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। शुक्रवार की देर रात अशोक सिंघल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आज से होटल का किराया, मोबाइल के बिल, रेलवे और हवाई जहाज के टिकट और महंगे हो गए हैं। आज से सभी सेवाओं पर स्वच्छ भारत शुल्क भी लागू हो गया है। इससे मिलने वाली रकम प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ी जाएगी। 0.5% स्वच्छ भारत शुल्क को पहले से लागू 14% सेवा कर में जोड़ दिया गया है। हाल ही में अवार्ड वापसी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च करने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने एक ब्रिटिश पत्रकार का प्रधानमंत्री मोदी से उनकी लंदन यात्रा के दौरान भारत में बढ़ती असहिष्णुता के बारे में सवाल पूछे जाने पर हैरानी जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार चुनाव के बाद कोई अवार्ड वापस नहीं किया जा रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी पर चढ़ाए जाने के दिन को आज हिंदू महासभा बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। लखनऊ में हिंदू महासभा के स्थानीय दफ्तर में एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें इनके बलिदान दिवस को मनाया जाएगा। तमिलनाडु में अभी भी बारिश से हाल बेहाल है। चेन्नई के कई इलाके में बारिश का पानी भर गया है। राहत का काम जारी है, लेकिन आशंका है कि आज शाम से फिर से तेज बरसात का दौर शुरू हो सकता है। तमिलनाडु के दूसरे शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। इस बार इस मेले में 38 देश हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर से 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रेड फेयर में दिल्ली के पेवेलियन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। कोलकाता में भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। कोलकाता में फिल्मों के इस मेले में कई देशों की बेहतरीन फिल्मों को पेश किया जाएगा। कई भाषाओं की फिल्मों को भी यहाँ दिखाया जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा में छठ पर्व की पूर्व संध्या पर मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी ने अपने गानों से धूम मचा दी। प्रवासी महासंघ नोएडा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रमा राणा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। आज नहाय खाए से छठ व्रतियों का महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ का पहला अर्घ्य 17 नवंबर की शाम को होगा, जबकि दूसरा अर्घ्य 18 नवंबर को सूर्योदय के वक्त होगा। दिल्ली सहित एनसीआर में छठ पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी छठ पर्व मना रही हैं। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बालू के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि पेश की। मशहूर दिवंगत कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला लक्ष्मण का निधन हो गया है। कमला लक्ष्मण 89 साल की थी। पिछले 1 महीने से उनका पुणे के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था। कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का देहांत इसी साल 26 जनवरी को हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने बाल दिवस के मौके पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और स्कूल में असमर्थ बच्चों को उपहार बांटा। अंडर द ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रोत्साहन के लिए वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस स्कूल को पक्का मकान, शौचालय और कंप्यूटर जैसी सुविधा मुहैया कराने का वादा किया। फरीदाबाद में बिजली विभाग की गड़बड़ी के चलते एक शख्स को उस वक्त झटका लगा जब उसके हाथ में उसकी छोटी सी दुकान का बिल 77 करोड़ रुपए थमा दिया गया। बिजली के इतने मोटे बिल के चलते खबर तुरंत मोहल्ले में फैल गई। बाद में बिजली विभाग ने गलती मानते हुए कहा कि छपाई में गड़बड़ी की वजह से ऐसी गफलत हुई। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने लाजपत राय रोड पर पुलिस बैरिकेडिंग में खड़े एक सिपाही जगबीर को बुरी तरह रौंद दिया। सिपाही की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद गाड़ी मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि जगबीर को टक्कर मारने वाला शख्स कौन था और कार कहां फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पुलिस ऑफिस के सामने हुए हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोड के बीचों बीच स्कॉर्पियो कार के चालक ने अचानक कार मोड़ दी और पीछे से तेज गति से आ रही बाइक कार से टकरा गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 हादसे के बाद बुरी तरह से घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट के बाद पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। कभी देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस का तमगा हासिल कर चुकी मुंबई पुलिस के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। तमाम विवादों के बीच मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन के एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ अपने ही पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी आरोपी पुलिस अधिकारी पुलिस की गिरफ्त से फरार है।
बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक टैंक को साफ करने के दौरान ही 2 भाई बेहोश होकर टैंक में ही गिर गए। दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। वाराणसी में रशियन महिला पर एसिड अटैक करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो रूसी महिला आरोपी के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी। उसी दौरान विदेशी महिला की दोस्ती को आरोपी ने प्यार समझ बैठा और विदेशी मूल की महिला से शादी के सपने भी संजोने लगा। लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया तो इसे नागवार गुजरा और इसने उसके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दरिंदों ने गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की को कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए। कुएं में तड़पता देख परिजनों ने आनन फानन में पीड़िता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देख जिला अस्पताल भेज दिया, जहां लड़की का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ही एक बड़े नर्सिंग होम में उस समय डॉक्टर की दबंगई देखने को मिली, जब बांदा से अपने मरीज को देखने आए लोगों के साथ उसने मारपीट शुरू कर दी। मरीज के करीबियों का अपने केबिन में घुसकर सवाल जवाब करना डॉक्टर को नागवार गुजरा और उसने मारपीट शुरू कर दी। इटावा में तेज रफ्तार बस ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। नाराज लोगों ने बरेली ग्वालियर मार्ग जाम कर बस में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव में एक युवती सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा में जींद के नरवाना में किसी अनजान शख्स ने शहर में कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद शहर के मुख्य जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और बम निरोधक दस्ते भी पहुंच गए। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आने जाने वाली गाड़ियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गुजरात के मोरबी जिले के मालिया तहसील के 6 गांव के लोग अचानक जहरीली गैस से बीमार पड़ने लगे हैं। देर रात को केमिकल युक्त हवा फैलने से लोग बीमारी का शिकार हो गए। रात 10 बजे के बाद अचानक हवा में जहरीली गैस फैलने से लोगों की आंखों में जलन होने लगा, गले में खराश आना, सिर दर्द होना जैसी तकलीफ होने लगी। पिछले 2 दिन में 71 लोगों ने प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर अपना इलाज करवाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के माहिदपुर तहसील से 13 किलोमीटर दूर खेड़ा खजूरिया के पास एक किसान ने पेड़ पर लटक कर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक मृतक पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। मृतक की पहचान शंभू सिंह के रूप में हुई है। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मृतक का ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हालत में मिला है। मामला संदिग्ध होने की वजह से पुलिस बारीकी से इसकी जांच कर रही है। गुजरात में नवसारी के जलालपुर क्षेत्र के बंदफलिया में नववर्ष के दिन हलपति परिवार के बेटे ने नई जीन्स पैंट के लिए माता पिता से मारपीट की। जब पड़ोसियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो लड़के ने कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग महिला और एक युवक की मौत हो गई। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने शानदार शुरुआत की है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हुए टीम इंडिया ने मेजबान को पहले ही दिन महज 214 रन पर आउट कर दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए थे। भारत की ओर से आर अश्विन ने फिर से कमाल दिखाते हुए 4 बल्लेबाजों को आउट किया। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी के फंदे में 4 दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांधकर पेविलियन भेजा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अपना 100वां टेस्ट खेल रहे उपकप्तान एवी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। फिलहाल क्रीज पर भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 45 और मुरली विजय 28 रन पर नाबाद हैं। अभी भारत के सभी 10 विकेट बाकी हैं। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी में बड़ी बढ़त बनाने का टीम इंडिया के पास बेहतरीन मौका है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत में खेलने को राजी होता है तो हम भारत सरकार से बातचीत कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती, इसलिए सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को ही भारत आना होगा। तेज गेंदबाज उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और गुरकीरत मान को टेस्ट टीम से छुट्टी मिल गई है। अब ये तीनों रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले सकते हैं।